लेकिन सुशांत के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ, बहुत अन्याय हुआ। इट्स वेरी नाइस, पोलाइट, हंसमुख लड़का, बहुत अच्छा था। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, देखो आई होली रंग लाई होली, ये होली का गाना है। शर्मिंदा हूँ, ये गाना है। ए मल्लिपू वच वच वाड़दे अंदवले निला वंद वंद तेड़दे मचा ए पोवरा पोरे मचा ए पोवरा पोरे, दिल क्यों लगाया तुझसे, दिल क्यों लगाया, झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना मिलाए के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं आपको एक ऐसी अदाकार से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही हैं। हम चलते हैं मुंबई, और मुंबई में हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर गायिका मधुश्री। अब मधुश्री कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, और उसके बाद अभी सोजा कान्हा जो बाहुबली 2 में आया है, बहुत ही मशहूर है। और कई गाने इनके फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रकार से राज किया इन्होंने। तो बहुत स्वागत है मधुश्री जी आपका, कि वाइब नेटवर्क में पहली बार आप ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में मौसम ठीक है, वैसे अब दिल्ली का मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। नमस्कार आशुतोष जी, अब सभी को नमस्कार, मेरा नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। मुंबई में वेदर बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल वेदर एंड आई लाइक इट। हाँ, वेदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुंबई का माहौल बड़ा गड़बड़ रहता है। अभी गोलियां चल रही हैं, रोहित शेट्टी जी के ऊपर आक्रमण हो गया, हमले हो गए, और अभी माननीय भाईजान सलमान जी के ऊपर भी आक्रमण हो गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का खौफ वौफ है, या कोई चर्चा उर्चा हो रही है, बस या सब सामान्य है? मुंबई में ऐसा अब मैं है ये सवाल पिछला गलत 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 इंसान से पूछ रहा हूँ, ये मुझे मालूम है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो म्यूजिक में दिनों रात उसमें रहती हूँ। लेकिन हम्म। हाँ, बॉम्बे में ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन बॉम्बे में ऐसा है, लोग अपने काम में इतना बिज़ी है, सब अपने काम में ही चलते रहते हैं। हम्म। तो एक तो पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका फिल्मी करियर जो शुरू हुआ, प्लेबैक सिंगिंग का जो करियर शुरू हुआ, वो कैसे हुआ? और अब आजकल आप बहुत सोशल मीडिया पे काफी देखी जा रही हैं, फिर से दोबारा एक्टिव हो रही हैं। मुझे जहां तक जानकारी है कि 1995 में आप कोलकाता से मुंबई आई, फिर आप विदेश चली गई, विदेश में काफी दिनों तक रही, और विदेश से फिर जब लौट के आई तो एक साथी को लेकर के आई। वो साथी फिर आपके पार्टनर बन गए, और लंबे, अब तो उनके साथ आपकी अच्छी पार्टनरशिप है, मतलब मैं आपके पतिदेव की बात कर रहा हूँ। तो ये जी। सब चलता रहा। तो ये जो संगीत का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले कोलकाता से मुंबई जब 1995 में आई, तो आपको गाने का ये फितूर कहाँ से चढ़ा कि मैं फिल्मों में गाऊंगी?
देखिए, मैं एक म्यूज़िकल फ़ैमिली से आई हूँ। मेरा पिताजी हुँ, मुझे चाहते थे कि मैं सिंगर बनूँ और मेरी हुँ, मम्मी ने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया, पिताजी ने गाना सिखाया। फिर पिताजी ने अपने गुरु के पास सुनील दत्त जी, फिर हरिहर शुक्ला जी और फाइनली डॉक्टर पंडित अम्बे रंजन बैनर्जी के पास मैंने 9 साल तक क्लासिकल सीखी हुँ, और पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूँ हुँ, और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं अ, फ़िल्म में गाऊँ, लता जी को सुनूँ, लता जी जैसा बनूँ, सब जैसा सोचते हैं, सबका सपना होता है। और डैडी बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो तो फ़िल्मी गाना सुनने भी नहीं देते थे, ताकि मेरा कान खराब ना हो जाए, ताकि मैं क्लासिकल में ही रहूँ। मैं छुप-छुप के सुनती थी। फिर मैंने मास्टर डिग्री किया रवीन्द्र भारती यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक लेके। फिर मुझे बहुत अच्छा इतने कम उम्र में मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया था साउथ अमेरिका के लिए आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था एज़ अ म्यूज़िक टीचर कम परफॉर्मर और मैं वहाँ पर क्लासिकल सिखाने गई थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी सूरीनाम जो है एक छोटी-सी देश है। मैं तो अमेरिका सोच के गई थी, लेकिन वो सूरीनाम जो है वो कैरिबियन कंट्री में है और वहाँ पर जो इंडियंस है, ये लोग फ़िल्म के ज़रिए इंडिया को जानते हैं। हुँ, तो जब ये लोग सीखने आते थे क्लासिकल, तो कहते थे क्लासिकल बाद में सीखेंगे दीदी मुझे लता जी का गाना सिखाइए रफ़ी साहब का गाना सिखाइए और मुझे तो बिल्कुल मैं तो ठीक से सुना ही नहीं कभी क्योंकि डैडी ने सुनने नहीं दिया। तो फिर मैं अपना जो एम्बेसडर है उनके साथ हमने मिलके एक प्लान किया कि इन इन लोगों को जो राग बेस्ड गाना है, फ़िल्मी गाना है वो सिखाएँगे। और हुँ, उसके लिए मैं खुद लता जी का गाना सीख के, सुन के उनको सिखाती थी। मैं कहती देखो ये गाना इस राग में है। जैसा एक गाना है रसिक बलमा। दिल क्यों लगाया तुझसे दिल क्यों लगाया रसिक बलमा सारेगापधा ये भूप कल्याण है। तो मैं कहती थी देखो अगर तुम ये गाना गाना चाहते हो तुम्हें क्लासिकल सीखना पड़ेगा। तो ये हुँ, करते-करते क्या हुआ जब मैं उनको सिखाती थी, तो वो लोग कहते अरे! आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छा है। आप इतनी छोटी उम्र में हैं, तो क्यों नहीं आप ट्राई नहीं करते? बस वो बचपन की सोच और चाहत और फिर इन लोग का इंस्पिरेशन। तो जब मेरा 4 साल का जो एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है, खत्म हो गया था, तो फिर मैं बॉम्बे आ गई, किस्मत आज़माने में और ट्राई करना शुरू किया। फिर बहुत स्ट्रगल किया, फिर कुछ दिन हॉलैंड में, कुछ दिन बॉम्बे में, करते-करते फाइनली मैं बॉम्बे में सेटल हो गई और बस आप सबके प्यार मिल गया, मैं प्लेबैक सिंगर बन गई। तो आपको सबसे पहले जावेद अख्तर साहब जी ने ब्रेक दिलवाया? एक्चुअली मैं बॉम्बे आने के बाद मेरे लिए एक मुश्किल था कि मैं किसी की आवाज़ में नहीं गाती थी। अपनी आवाज़ में गाती थी। तो सब म्यूज़िक डायरेक्टर सब लोग पूछते थे, "आप किस स्टाइल में गाते हो? लता जी स्टाइल, ना आशा जी स्टाइल?" हुँ, तो कोई सुनना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने एक एल्बम बनाया और मेरे हस्बैंड ने म्यूज़िक दिया। फिर मैं सबको भेजना शुरू किया। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन जावेद साहब ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे राजेश रोशन जी के पास उन्होंने भेजा। वही मेरा फर्स्ट फ़िल्म था, मोक्ष। हुँ। लेकिन आप जिस गाने से मधुश्री बनी, वो गाना कौन-सा था? और कैसे आप ए आर रहमान के संपर्क में आए? और अभी तो मैं हुँ। आपको बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाला हूँ, ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत, सब पर पूछूँगा। लेकिन ए आर रहमान के साथ आपका अनुभव कैसा रहा और उनके संपर्क में आईं कैसे? देखिए, बहुत ही लंबी कहानी है। मैं जब बॉम्बे आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर अलका जी, कविता जी का राज चल रहा था उस टाइम में, कुमार शानू हुँ, हुँ, और फिर अभी रियलिटी शो स्टार्ट होने वाला था और हुँ, कोई चांस नहीं देने वाला था। मैं बहुत कोशिश की, तो जावेद साहब ने तो मुझे एक चांस दे दिया था इसमें राजेश रोशन की फ़िल्म में। हुँ, फिर कोई चांस में नहीं मिला और सब लोग क्योंकि मैं यंग थी, बहुत यंग और देखने में हुँ। ठीक-ठाक थी, उस वक़्त और भी अच्छी थी। तो सब लोग घुमाते थे ये पढ़ाओ, नहीं, वहाँ नहीं, आप पढ़ाओ। अभी भी अच्छी हैं। तो मुझे कहते थे चलो घूमने चलो, ये कर लो। तो मैं तो समझ गई, इतना कम उम्र में मैंने दुनिया देख चुकी थी। तो मुझे मालूम था ये लोग घुमा रहे हैं का चांस नहीं देंगे। तो लेकिन सब लोग कहते थे कि ए आर रहमान जो है,
वो क्या है कि ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है कि उनको ये सब चीज़ में मतलब नहीं है, वो सही टैलेंट को चांस देते हैं सही तरह से। तो शुरू हुँ, से एक ये था मन में इच्छा थी कि मैं ए.आर. रहमान जी से मिलूँ, उनको सुनाऊँ। तो हुँ, एक बार बॉम्बे में एक जिंगल गाना गाने गई थी और उस स्टूडियो में पता चला कि रहमान जी आएँगे रात को और मैं सुबह गई थी। तो दिन भर स्टूडियो में बैठी थी उनसे मिलने के लिए क्योंकि मैं आई वाज़ न्यू इन बॉम्बे, कुछ मालूम नहीं था। तो स्टूडियो से मैं गई नहीं, दिन भर भूखी थी, बैठी थी, सिर्फ़ चाय पिया और इंतज़ार कर रही थी। फिर रहमान जी से मिली और उन्होंने मुझे सुना, क्लासिकल सुना मेरा, तो फिर उन्होंने 1 साल बाद मुझे उन्होंने साथिया फ़िल्म के लिए बुलाया। बस यही ऐसे ही मुलाकात हुई। तो साथिया का वो नगमा थोड़ा गुनगुनाइए। हुँ, हुँ, झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना मिलाए के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। तो ये पहला ब्रेक था ए आर रहमान की तरफ से साथिया में आपका। जी, जी। और फिर वो नीम नीम सहत सहत का कैसे सिलसिला वहां तक कैसे पहुंचा जिससे आप मशहूर हुई, मधुश्री हुई। हालांकि ये नगमा वो भी काफी चर्चित हुआ था। इसके बारे में पूछिए मत। उसके नैना मिलाए के बाद रहमान जी ने मुझे तहज़ीब फ़िल्म में गज़ल मैं 3 गज़ल गाई थी रहमान जी के लिए। फिर हम्म। मुझे लगा कि उनको लगता है कि मैं क्लासिकली गाती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि देखिए रहमान जी, मैं चाहती हूँ मुझे कुछ रोमांटिक गाना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये नैना कभी नीम नीम के लिए मुझे कहा जे ठीक है, एक ट्राई करते हैं। हम्म। कभी नीम नीम कभी शहद शहद। हाँ। ये गाना, इस गाने से आप सब मधुश्री को जानते हैं, क्योंकि ये गाना हाँ। बनाने में 13 दिन लग गया था। 13 दिन। रोज़ हाँ, रोज़ रात को मैं स्टूडियो में जाती थी, क्योंकि हम्म। नॉर्मली रहमान जी रात को ही काम करते थे, अभी भी हम्म। करते हैं। हम्म। तो कभी ट्यून में चेंजेस, कभी लिरिक्स में चेंजेस, कभी गायकी में, कभी सिचुएशन में, एक बार तो उन्होंने धुन ही चेंज कर दिया। फिर ऐसे-ऐसे 13 दिन लग गया था और रोज़ मैं सोचती थी कब गाना खत्म होगा। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो पहली बार मुझे रोमांटिक गाना इस तरह से गाना मुझे मिल रहा है और हम्म। रानी मुखर्जी के लिए मैं बताया गया। उसमें काफ़ी सारे मेहनत हुई। महबूब जी ने लिखा है, कभी हुम हुमा, कभी मतलब बहुत सारे हम्म। उन्होंने चीज़ एक्सपेरिमेंट किया है हम्म। और 13 दिन के बाद जब गाना बना बाद में रहमान जी ने आलाप किया। आलाप मुझे मालूम नहीं था जो आलाप ऐड होगा। फिर बाद में जब गाना रिलीज़ हुआ और चंपक जैन वीनस कंपनी के जो मालिक थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आके मुझे पकड़ लिया, "मधु तूने तो कमाल कर दिया, क्या गाया तूने?" हम्म। तो गाना तो एकदम सुपर हिट हो गया। फिर हम्म। काम मिलने लगा, बस नो लुकिंग बैक। तो गाना को एक बार गुनगुना दीजिए। हमने 3 लैंग्वेज में गाया था अच्छा। हिंदी, तमिल, तेलुगु और तीनों हिट अच्छा। सुपर तो तीनों सुपर तीनों तीनों लैंग्वेज में सुनाइए। हुँ, हुँ, हुँ। मोरा पिया, मोरा पिया हो, नज़रों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया, लज्जा से मरे रे ये जिया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, కయవచ్చానంజకుళ్ళే కయముయా ನೀರೆಂಡ ಮೊಳತಲ ಪಾಯ ಪೂಡಯ ಸಂದ ಬಂದ ಚ ತಳ್ಳಿ ಪಡಮುಯ ಕೊಂಜನ್ನಿರುಮೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಜನ್ನಿರುಮೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ சண்ட கோழி கோழி இவ சண்ட கோழி கொஞ்சம் தடவு தடவு இவ சொந்த கோழியா. वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो तीनों लैंग्वेज आपने सीखा या सिर्फ इस गाने को आपने मेमोराइज किया और फिर उसके धुन पे आप बस
आपने गाना गा दिया। उसके बारे में कुछ बताइए मत। हिंदी तो मैंने कर लिया था, लेकिन तमिल हाँ, में क्योंकि मणि रत्नम जी डायरेक्टर, उनको चाहिए था नहीं कि एक तो सेम वॉइस। बंगाली बहुत कम कम बंगाली की इतनी अच्छी हिंदी होती है। हमारे एक मित्र हैं रेडियो में बड़े, उस वक़्त वो ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साथ थे, संजय बैनर्जी। वो जी, आजकल बहुत बड़े स्पोर्ट्स कमेंटेटर हो गए हैं, तो उनकी हिंदी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आपकी मैं हिंदी सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी बेहतरीन हिंदी बोल रही हैं। वो तो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। मैं पहले टूटी-फूटी हिंदी बोलती थी, लेकिन उन्होंने ही इज़ अ रियली ग्रेट गाय। वो बंगाली में बात ही नहीं करते मेरे साथ, ताकि मेरे जो हिंदी खराब ना हो जाए। वेरी गुड। तो हुँ, ये जो तमिल जो वर्ज़न है, वो मुश्किल हो रहा था मुझे। सन संडकोरी री बोलने में बहुत हुँ। दिक्कत हो रही। तो 2 दिन तक मैंने उसको बहुत ही मेहनत करके करके हो गया, और गाना वो भी सुपर लेकिन हिट। जब आप तमिल गाती होंगी तो लगता होगा कि तेलुगु गा रही हैं, क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है, बस भाषा सीखना था दोनों के डिफरेंस को, लेकिन माइन्यूटली आपने सीख लिया। जी, जी। हुँ, अच्छा तो फिर इस गाने के बाद जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है वो कौन-सा है? अ, किसना फ़िल्म में एक गाना है, हुँ, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। और दूसरे नगमे? ये बहुत क्योंकि अच्छा लगता है। पहले थोड़ा-सा मेलोडियस बात हो जाए, कुछ आपके गाने दर्शक सुन लें और उसके बाद जो बॉम्बार्डिंग इंटरव्यू शुरू होना है, उसके बाद शुरू होना है। जी। ये रंग दे बसंती का एक जो गाना है, वेरी हुँ, रोमांटिक सॉन्ग। और हुँ, उस गाने में मैं बताऊँ, ये हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, ऐसे ही हुँ, कैजुअल, और वो रिहर्सल ही हुँ। रिकॉर्ड हो गया। उसको फाइनल डबिंग कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि रिहर्सल अच्छा, इतना। जी, रिहर्सल रिहर्सल में रिकॉर्ड हो गया। अभी जी। अभी मैंने एक कहानी सुनी धुरंधर के, मैं जो शहज़ाद अली हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 2 बजे रात तक, एक 12 बजे रात तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद मैं अपना 2 पहिया वाहन से निकला और जब मैं घर पहुँचा तो फिर डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि साहब तुम वापस आओ, तुमको रिकॉर्ड करनी है। फिर मैं वापस गया और सिर्फ़ एक लाइन था, इसकी वजह से वो, और उसमें बहुत, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, लेकिन हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और हमारे जो फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको दिख रहा था कि नहीं फ़र्क हुआ है। तो 3 बजे रात को जाकर के वो 25 किलोमीटर से वापस लौट करके रिकॉर्ड किया। और क्या आप बात! कह रही हैं कि रिहर्सल में आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो ज़रा हाँ सुनाइए जी। रिहर्सल में ही आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही तू बिन बताए। ये रंग दे तो सा बसंती का तो बहुत ही साज के फेमस। साथ आप रिहर्सल कर रही थी? नहीं, एक्चुअली ये या कहानी आप कुछ और। सोलो सोलो रिहर्सल कर रही थी, उसको ट्रैक पे ले जाकर के उन्होंने एडिट कर दिया? नहीं, कहानी इसमें क्या था कि रंग दे बसंती फ़िल्म में एक पॉलिटिकल फ़िल्म है, जिसमें रोमांटिक गाने का कोई गुंजाइश नहीं थी। हुँ, लेकिन राकेश मेहरा जो डायरेक्टर, अ, हुँ, इ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ दिलर मेहंदी जी का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और फिर हुँ, मैं सुनने बैठी थी। मैं सुन रही थी दिलर मेहंदी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ दिलर मेहंदी जी। हुँ, सुन रही थी, तो गाना हो जाने के बाद हम जा रहे थे, तो रहमान जी ने कहा, "मधुश्री रुको, एक धुन है जो मुझे अभी सुबह-सुबह मैंने बनाया, लाला करके आप उसको रिकॉर्ड कर दो, फिर बाद में उसको किसी चीज़ के लिए बनाएँगे।" हुँ। तो उन्होंने पियानो में ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ऐसा मैंने लाला गाया,
और राकेश जी जाते जाते रुक गए। वो कहा ये इज ब्यूटीफुल ट्यून, कौन सा फिल्म के लिए? तो रहमान जी ने कहा नहीं ऐसे ही दिमाग में आ गया, तो कुछ अभी तय नहीं किया। तो कहा आई वांट दिस ट्यून, अब मेरी फिल्म के लिए। तो रहमान जी ने कहा आपका फिल्म बन गई है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो गया है, ऐसे सिचुएशन में नहीं है। बोले नहीं, वो एकदम खड़े हो गए, आई लाइक दिस ट्यून, आई वांट दिस सॉन्ग, आप इसको बनाओ, फिर मैं आई विल क्रिएट अ सिचुएशन। तो फिर उनको प्रसून जोशी को फोन पे वो ट्यून सुनाया गया। हम लोग स्टूडियो में बैठे, 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने फैक्स किया वो गाना। तो रहमान जी ने कहा ऐसा करते हैं, इसको रिहर्सल कर लो। तो मैं और नरेश अय्यर जो बहुत अच्छा अच्छा, गाता एक मिनट, प्रसून जोशी को सिर्फ ट्यून सुनाया गया है जी और ये ट्यून सुन करके 1-1.5 घंटे के अंदर में गाना लिख के भेज दिया? जी। क्या बात है! तो कमाल है। और कि तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही। क्या कमाल का लिखा क्या उन्होंने। बात है! कमाल। तो फिर मैं और नरेश अय्यर हम लोग ऐसे एक ही बूथ में दोनों जस्ट कैजुअली रिहर्सल करके, एक उन्होंने पियानो को ट्यून दिया और हम उसी ट्यून में हम लोग गा दिया। फिर कहा गया कि बाद में हम इसको फाइनल डब करेंगे। तो बुलावा नहीं आया रहमान जी को वहाँ से। तो मैंने सोचा चलो ये शायद रहेगा ही नहीं। बाद में मैंने देखा जो हम लोग बूथ में रिहर्सल कर रहे थे, उसी को उन्होंने और भी सजा के म्यूजिक डाल के कर दिया। क्या गाना आ गया उसको। आज भी यंगस्टर में ये गाना बजता है और लोग पसंद करते हैं। तो आपको ए आर रहमान का जो अभी जो बयान आया है जिसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, जब आपने ये देखा तो आपको तो बुरा लगा होगा कि रहमान भाई तो ऐसे हैं नहीं, और वो रहमान भाई 1989 के पहले तो दिलीप भाई थे, अभी वो रहमान भाई हुए हैं। आपके पहले तक तो दिलीप भाई थे 1989 के पहले, अभी वो रहमान भाई हुए। सॉरी। देखिए, जिस रहमान जी को मैं जानती थी, जिसके साथ मैंने लगातार 2001 से 2011-12 तक लगातार काम किया, दिनों रात काम किया। मतलब आधा टाइम मैं चेन्नई में, आधा टाइम बॉम्बे में। चेन्नई वाज माय सेकंड होम। तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जब मैंने सुना मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। अब रहमान जी ने क्या सोच के क्या कह के कहा, आई कांट से दैट बिकॉज आई एम नॉट रहमान। और रहमान जी मुझे 8 साल तक बीच में कोई गाना नहीं गवाया, ना तो बुलाया। आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, दुखी हो गई थी मैं, जो क्या मेरा कसूर है, मुझे नहीं बुला रहे। फिर 2022 में उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसा गाना दिया जो तमिल इंडस्ट्री को हिला दिया। 3.5 अवार्ड्स मुझे मिला उस गाने से। अरे तो मल्लीपुर। आप कब से कब तक डिप्रेस्ड थी? आपने वहां बहुत मशहूर डॉक्टर है, आपने उसका संपर्क ही नहीं किया। रिया चक्रवर्ती बड़ा मशहूर डॉक्टर है, आमिर खान जी बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, डिप्रेशन का इलाज उनके पास है। वो लेके इतना बड़ा बड़ा दवा लेके घूमती हैं डिप्रेशन का, हैं? 3-4 बड़े डिप्रेशन के डॉक्टर हैं वहां पर साहब, आपने उनको संपर्क नहीं किया? हैं? क्या बात करती हैं? अरे डिप्रेशन के लिए तो वहां पूरी इंडस्ट्री में कुछ डॉक्टरों ने दुकान खोल करके अपनी पूरी क्लिनिक चला रखी है, और रिया चक्रवर्ती तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और पीछे से आमिर खान उनके टीचर हैं। आमिर खान ने अपने भाई को पागल घोषित कर दिया। आमिर खान के भाई को लड़ना पड़ा अदालत में जा करके, वहां से लेना पड़ा, और जो कि खुद ही डिप्रेस थे आमिर खान साहब हैं। तो आपने संपर्क क्यों नहीं किया मधुश्री जी? कमाल हो गया। नहीं, अगर आपने संपर्क नहीं किया, अगर कभी जिंदगी में अभी आपको, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप कभी डिप्रेस रही होंगी, ठीक है, आपको नहीं ये रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने तो कभी सुना नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं। कभी कभी नहीं, गाने डिप्रेशन नहीं चलते। है। एक्चुअली क्या हम्म, था, एक आदमी हम्म, के साथ 2001 से जिनके साथ मैंने काम किया, लगातार काम किया, मोर देन 32 सॉन्ग्स मैंने गाया, और जो भी गाना गाया सुपर हिट। चाहे जोधा अकबर के इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, सब बड़े बड़े फिल्म में उन्होंने चांस दिया, मौका दिया, उनके साथ मैंने वर्ल्ड टूर तो किया, सब कुछ 32 किया। में से कम 10 तो गुनगुना दीजिए जो सुपर हिट थे आपके, और विदाउट ब्रेक।
कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। पल पल है भारी, वो भी पिता है आई। मोहे बचाने अब आओ रघुराई। देखो आई होली, रंग लाई होली। ये होली का गाना है। देन शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, ये गाना है। ए मल्लिपू വെച്ച് വെച്ച് വാടുത് అందువల్లే నిలా వంద వంద తేడుത് മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ, മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ, പത്ത് തല പാമ്പാ വന്ന മുത്തോ തരാ പോരെ, നാവത്തായില്ല തത്തളിച്ച ദിനം സ്വപ്നത്തിൽ മട്ടുന്താ ഒന്നന സന്ധിച്ച മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ, മച്ചാൻ എപ്പോ വരാ പോരെ। अच्छा, जब आप तेलुगु गाना गाती थी तो क्या आप नक्षत्र स्टूडियो, हालांकि वहां पर फिल्म की एडिटिंग होती थी, तो आपने रामोजी फिल्म सिटी की यात्रा की है? जी। वाह, किस दौर में थी आप रामोजी फिल्म सिटी में? याद नहीं, आई थिंक 2006-7 ऐसा कुछ। 6-7 में। जी। मैं 2002-3 तक था रामोजी फिल्म सिटी में। वहां से एनाडू टेलीविजन लॉन्च हुआ था, तो मैं अच्छा। कैंपस में ही रहता था। बहुत सुंदर ना, ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस, जी जी जी। ब्यूटीफुल कैंपस। मैं उसी कैंपस में रहता था। But I was the only one anchor who was residing in the campus. अरे वाह, और बाकी लोग सब बाहर रहते थे। क्या बात है। काफी दिनों तक रहा मैं। तो खैर, अब ये बात करते हैं कि अभी अरिजीत सिंह ने अलविदा कह दिया प्लेबैक सिंगिंग का। मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी देखी है। आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरिजीत ने एक तरह से ठीक ही किया, क्योंकि एक ही स्टाइल का गाना बन रहा था फ़िल्म में। जो जिस टाइम में मैं बॉलीवुड में आई थी और जो बचपन से जो हमारा दिमाग में एक था कि ऐसा लता जी का गाना, आशा जी का गाना, फिर अलका जी का गाना, तो एक इतनी वैरायटी, इतने कमाल-कमाल के कंपोज़िशन होता था, तो उसी से लगता था कि मैं भी ऐसे गाना गाऊँ। अभी कुछ दिनों से गाने का स्टाइल चेंज हो गया है। एक ही हम्म। स्टाइल का बन रहा है गाना, और वो हालाँकि मैं सच बताऊँ कि कमाल-कमाल का कंपोज़र है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है। लेकिन हम्म। जो गाना बन रहा है, किस लिए बन रहा है, किस दबाव में बन रहा है मुझे मालूम नहीं। वही स्टाइल, सेम स्टाइल, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, पुराने गाने का रीमिक्स, तो लोग बोर हो जाते हैं। एक आर्टिस्ट मैं बताऊँ, एक ही स्टाइल का गाना मैं रोज़ गाती रहूँगी, तो मैं हम्म। बोर हो जाऊँगी। तो अपना हम्म। क्रिएटिविटी नहीं अच्छा नहीं लगेगा। और शायद अरिजीत ने सीखा, उनको लगा कि मैं यंग हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना अपना एक ट्रेंड चालू करें, एक जर्नी शुरू करें, जो कि बहुत अच्छा है। उसमें मुझे 2 इंटरव्यू मुझे याद है। हम्म। हरिप्रसाद चौरसिया जी हम्म। फ़िल्मों में बहुत अच्छा बजाते थे। शुरू-शुरू में जो आए थे, बहुत नाम किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन सडन उनको लगा कि मुझे और सीखना है। मैं तो सीखा ही नहीं। फ़िल्म हम्म। में जो म्यूज़िक मुझे मिल रहा है वही बजा रहा हूँ। लेकिन हम्म। अपने के लिए मैंने क्या किया? तो हम्म। फिर उन्होंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, और अन्नपूर्णा देवी जो रविशंकर जी की पत्नी, उनके पास सीखना हम्म। शुरू किया। और आज देखिए, पूरी दुनिया में, इंडिया में तो छोड़िए, पूरी दुनिया में उनका नाम है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हम्म। हाँ, मैं वो पूरे स्टोरी को जानता हूँ, अन्नपूर्णा जी की स्टोरी को भी, और हरिप्रसाद चौरसिया जी को, पंडित रविशंकर की स्टोरी, कैसे अन्नपूर्णा जी से वो जुदा हुए। वो सब एक कहानी है। अन्नपूर्णा जी के पिताजी बेसिकली उनको सिखलाते थे, वो उनके टीचर थे जब ये हाँ, जाते थे। खैर, अलाउद्दीन। जी। हाँ, यस। तो उनके तो अरिजीत ने, आपके लिहाज से आपका कहना है कि अरिजीत ने अच्छा किया। और एक सिंगर के लिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पंडित जसराज क्लासिकल सिंगर के हस्ताक्षर हैं,
या पंडित भीमसेन जोशी या कुमार गंधर्व या आपकी फीमेल गायिका में किशोरी अमोनकर, शोभा गोटू, ये सब सारी जो कलाकार हैं, इनको प्लेबैक में फ़िल्मों में बहुत कम गाईं, लेकिन बहुत मशहूर अदाकार हुए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिल्म फ़िल्मों में आप डबल करते रहिए। देखिए, आपकी बात नहीं काट रही हूँ, फ़िल्मों में भी देखिए लता जी, आशा जी ने गाया, लगातार हाँ, गाया, लेकिन क्या हाँ, वैरायटी दिया। अब सोचिए हाँ, कंपोज़िशन क्या था। आशा जी क्या ने बिल्कुल, तो कमाल कर दिया, गज़ल भी गाई उन्होंने, भजन भी हाँ, गाया, उन्होंने हाँ, कैबरे भी गाया, हाँ, आइटम सॉन्ग भी गाया। मतलब हाँ। एक उसमें एक आर्टिस्ट का मैं बताऊँ, एक आर्टिस्ट का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। बल्कि लता का आज मैं कल रेडियो पे एक कैबरे सुन रहा था, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मेलोडियस था कैबरे। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि लता, आशा इन सबको वैरायटी दिया उसी इंडस्ट्री ने। अगर आप उनको वैरायटी देते हैं नए कलाकार को तो बहुत अच्छा रहता है। जी। और अरिजीत में एक बहुत बड़ा डील है कि अरिजीत के कारण बहुत सारे आर्टिस्ट को जो उभरते हुए जो यंग यंग टैलेंट, सब लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ना। जो अरिजीत के गाना गाएंगे तो हिट होगा, तो अरिजीत को ही चांस मिलता है, बाकी को चांस नहीं मिलता। तो अरिजीत को भी लगता है कि और भी सिंगर्स को आना चाहिए, उसका भी चांस मिलना चाहिए। ये बहुत बड़े दिल की बात है, सबके अंदर ऐसा नहीं है। तो आप जैसे जनरली जो कलाकार होते हैं वो बेसिकली वो सूफी सूफी मिजाज के होते हैं और खास तौर से गायक गायिका तो बिल्कुल होते हैं। लोग कहते हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था कि उनको जब पूछा गया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे नेकदिल इंसान कौन है, तो उन्होंने मोहम्मद रफी साहब का नाम लिया। कहा बिल्कुल कि सही। उनसे उनसे नेकदिल इंसान मैंने देखा नहीं है। तो जनरली जो गायक होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, या सूफियाना उनका मिजाज होता है, वो जी। पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। अब मैं जरा बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर बात करना चाहता हूँ। क्या आपको बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा? बहुत। मधुश्री को और हम लोग सुन पाते बेहतरीन तरीके से। क्या पॉलिटिक्स ने मधुश्री को बहुत पीछे छोड़ दिया? देखिए, पीछे तो नहीं छोड़ दिया, मैंने बहुत काम किया, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत काम कर सकती थी, बहुत बड़े-बड़े काम हो सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स। और क्या होता है, अपनी जो कम्युनिटी है, इनसिक्योरिटी के कारण कि अरे! इसके गाना फिर से हिट हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएँगे? ये करके जो होता है ना, ये लोग बहुत पॉलिटिक्स किया। इस तरह से पॉलिटिक्स सामने कुछ कोई कुछ आपको नहीं कहेंगे, सामने तो अरे! मधु तू तो कमाल है, लेकिन पीछे सेक्रेटरी के थ्रू में, मैनेजर के थ्रू में, दोस्त के थ्रू में, पिता-माता के थ्रू में, ऐसे-ऐसे कुछ करेंगे कि आप वहाँ से आप नहीं आ पाओगे। आप बता मैं बताऊँ, कभी नीम नीम हिट हो जाने के बाद एक हलचल मच गया था इंडस्ट्री में, बहुत गाना मिलने लगा, तो सब लोग चाहते थे मैं गाऊँ, बहुत सारा गाना मैं नहीं गा पाई। क्यों? कहाँ गया स्टूडियो प्रोड्यूसर को, जो मधुश्री अभी है नहीं, वो तो रहमान जी के चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट को सिखाया गया, क्यों नहीं है, लोगों को सिखाया गया। अब प्रोड्यूसर जो है, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर है, उनको मैं तो इतना नंबर 1 नहीं बन गई थी कि मुझे मेरे बिना लता जी ने तो बन गई थी कि मेरे बिना उनको होगा नहीं, मेरे लिए इंतज़ार करे। तो अच्छा मधुश्री नहीं है, चलो ठीक है उनको बुलाओ। इस तरह से बहुत काम छूट गया था मेरा, बहुत। आवाज़ को दबा हुँ। दें, कैसे मिक्सिंग करके गाना मैंने कुछ स्टूडियो में गाया, ठीक लगा मुझे। फिर जब ऑडियो देखा, मैंने सुना, अरे! ये तो आवाज़ में कुछ अजीब-सा कर रहे हैं। इस तरह से घटिया पॉलिटिक्स हुआ है। लेकिन मैं ऐसा आपको भी बताऊँ, हुआ कि आप रिकॉर्ड करके आईं और फिर आपको लगा कि आपके गाने ही इस फ़िल्म में चलेंगे और फिर पता चला कि 11th आवर में आपको रिप्लेस कर दिया गया, किसी और गायिका ने आपके गाने को डब कर दिया। एक बार ऐसा हुआ था शुरू-शुरू में, मैंने गाया और जितना फीलिंग्स, लोग मुझे फीलिंग्स के लिए बुलाते थे, आप थोड़ा हँस दीजिए, कुछ गाने में और हुँ, हुँ, ये कर दीजिए। तो मैं किया, उसके बाद वो गाना किसी और सिंगर ने गा लिया। जब मैंने हँसी थी एक गाने में, कुछ स्माइल हुँ, था, जो मैंने क्रिएट हुँ, किया था, वो स्माइल भी उन्होंने नकल कर दिया। हुँ, नकल तो सब कर सकते हैं ना, तो नकल कर हुँ, दिया, फिर गाने में वो बहुत हिट हो गई, उनका अवार्ड भी मिल गया। उसके बाद से हुँ, मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर रिक्वेस्ट किया, देखिए आप मुझे रोज़ रिहर्सल में बुलाइए, पैसा मत दीजिए, मैं आ जाऊँगी, लेकिन आप कहिए फाइनल है। स्क्रैच मैं हुँ, नहीं गाऊँगी, मैं गाऊँगी और फिर हुँ, वही नकल करके कोई गा देगा तो मुझे बहुत दुःख होगा। फिर मैं टूट जाऊँगी, जो भी मैं जानती हूँ वो भी भूल जाऊँगी। वेरी गुड।
तो पॉलिटिक्स का असर पड़ा, आपके आपके करियर पर भी पड़ा? बहुत, बहुत पड़ा। हुँ, मैं हाँ, अगर मैं 100 गाना गाया तो 100 गाना में 90% हिट है। हो सकता है मैं 1000 गाना गा सकती थी, वो नहीं हुआ। हुँ, लेकिन एक बात है, ऊपर वाला मेहरबान है, जो भी गाना गाया मैंने हिट है। हुँ। चाहे बाहुबली कुछ दिन पहले हुआ, सुपर हिट। तो हाँ, जो भी गाना उसका मुझे गुनगुना मिलके दीजिए, बाहुबली का गुनगुना दीजिए। हुँ, क्योंकि वो हमारे जेन ज़ी को याद रहेगी। मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुनो सुनो से नहीं खेलो दावरे जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा। बहुत खूब। मिर्ची खाती हैं, मिर्ची और दही? गले को दही इतना खा बढ़िया क्या नहीं दही खाती खाती हैं आप? मिर्ची नहीं खाती हूँ लेकिन दही खाती हूँ। दही खाती हैं। तो दही जी का कोई असर नहीं पड़ता है ना? लोग कहते हैं कि दही खाने से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ होती है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन किसी को ठंडा से प्रॉब्लम मुझे ठंडा से प्रॉब्लम है लेकिन मिर्ची दही से प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल नहीं अचार वाचार सब खाती हूँ। अ, किसी को मैंने देखा सुखविंदर सिंह जी आइस लेके गाते हैं आइस मतलब सबको सब अच्छा, हाँ अच्छा। जी वैसे तो बॉलीवुड को मैं पिछले 3-4 वर्षों से कई अन्य मुद्दों के लिए का पीछा मैं कर रहा हूँ। तो अब उस सवाल पर हम आते हैं कि अभी हाल में सुशांत सिंह राजपूत के बाद अभी जब धुरंधर मूवी आई है तो थोड़ा-सा बॉलीवुड अपने को थोड़ा-सा ठीक कर रहा है। क्योंकि वो 1000 करोड़ के ब्रैकेट को पार कर गया। लेकिन सुशांत सिंह जैसे एक्टर और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ पॉलिटिक्स हो गई, उसको बाहर कर दिया गया, कहीं दादागिरी हो गई। तो ये जो सलमान खान के बारे में जो कहावत है कि वो बहुत अपनी चलाते हैं, उनका एक गैंग चलता है और वो जिसको चाहें उसको अर्श पे, जिसको चाहें फर्श पे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर तय करते हैं, वो म्यूज़िक सिंगर तय करते हैं, एक्टर तय करते हैं, प्रोड्यूसर तय करते हैं। क्या आपको लगता है कि सबकी पॉलिटिक्स की वजह से उनको सिंगल आउट किया गया सुशांत सिंह राजपूत को? देखिए सुशांत के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ बहुत अन्याय हुआ इज वेरी टैलेंटेड मैं कई बार मिल चुकी जब स्ट्रगल कर रहा था इज वेरी नाइस पोलाइट हंसमुख लड़का बहुत अच्छा था मुझे मैं जब भी सोचती हूँ ना मुझे इतना दुख होता है इट्स वेरी नाइस बॉय मैं मिली कई बार हंसमुख लड़का बहुत ही अच्छा लड़का इतना टैलेंटेड कोई सपोर्ट नहीं है कोई गॉडफादर नहीं है खुद ही अपने टैलेंट से इस इंडस्ट्री में आए और इतना अच्छा नाम किया बहुत ही कैसे उसको मिटा दिया गया बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ किसने किया क्या किया मालूम नहीं लेकिन जो भी हुआ बहुत अन्याय हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही देखिए ना सुशांत सिंह के बाद जाने के बाद ही जैसा बॉलीवुड में एक खराब टाइम आ गया कोई चीज ठीक नहीं हो रहा है शायद उनके जो साथ जो करनी हुआ उसके फल हो रहा है ये भी कह सकते हैं आप। तो सुशांत से आप मिलती थी? आपको कभी भी लगा कि सुशांत डिप्रेस्ड हैं? नहीं सुशांत के साथ मैं जब शुरू शुरू में मिली बहुत हंसमुख लड़का है वेरी स्पोर्टिंगली अरे कैसे हैं आप सब ठीक मतलब नाइस बॉय बाद में मैं नहीं मिली क्योंकि मेरा मेरा तो सिंगिंग का काम है उनका एक्टिंग का अलग ही इंडस्ट्री है हुँ। अलग ही है लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा ऐसे नाइस बॉय आखिरी बार कब मिली थी आप सुशांत से? उनके मौत के 3-4 साल पहले 3 साल पहले अच्छा था वॉज गुड लुकिंग हैप्पी
कहीं से भी कोई ये नहीं था कि वो अस्वस्थ हैं या दिमागी बिल्कुल, तौर पर कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सो हैप्पी मूड, स्पोर्टिंगली, अच्छा कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? कैसे चल रहा है? मतलब एक सपोर्टिव नेचर था उनको। ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं था। वाकया जो आपको बार-बार याद दिलाता है सुशांत के बारे में? देखिए, मैं इतना अच्छा से उनको नहीं जानती थी, कैज़ुअली हम कई बार मिले। बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जब भी उनके बारे में देखा, मैंने सुना है, मुझे लगा कि ये गड़बड़ है। वो ऐसा नहीं है, उसको फ्रेम किया गया है, उसको मिटा दिया गया है। किसने मिटाया? उस मिटाने से किसका फ़ायदा होगा? वही मिटाएँगे जो फ़ायदा होगा जिसका। लेकिन अच्छा नहीं हुआ और उसके बारे में जाँच होना चाहिए, सच जो है सामने आना चाहिए। आपको कभी जब भी आप तो इस इंडस्ट्री से हैं, आम दर्शक उनके बहुत दीवाने हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, इंक्वायरी क्यों नहीं है, क्लोज़र रिपोर्ट फ़ॉल्स है, ये है, वो है, तमाम बातें कर रही हैं। कभी आपको लगता नहीं है कि एक वाक़ई में एक गैंग है जो उसका पूरा प्रभुत्व है हाँ, हो मुंबई में सकता और है। अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है? बिल्कुल, जब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आवाज़ की बात है ना। और वो तो एक्टिंग है, प्रेज़ेंस। देखिए सिंगर में मैं आपको बताऊँ, मैं इतना हिट गाना दिया, इतना कुछ हुआ, बहुत सारे लोग मेरा गाना जानते हैं, चेहरा शायद इतना नहीं जानते होंगे। लेकिन जो एक्टर है, वो एक ही बार एक छोटा रोल करे पूरा दुनिया जान जाता है, क्योंकि चेहरा से पहचान। तो हुँ, उसमें तो हुँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और हुँ। एक बार कोई आ गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई टैलेंटेड आ जाए, उसको जगह छूट जाए। तो कुछ भी करेगा, साम, दाम, दंड, भेद। हुँ। आपको लगता है कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है और एक बिल्कुल, गैंग ने ऐसा किया है? बिल्कुल, अब आपको लग रहा है कि धीरे-धीरे वो गैंग खत्म हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है। म्यूज़िक दे अभी देखिए धुरंधर थोड़ा-सा अच्छा किया, उसके पहले जितने फ़िल्म ठीक से नहीं चल रहा है ना, जब हुँ। काम ही नहीं होगा तो कहाँ गैंगबाज़ी? गाने में भी देखिए ना। सलमान खान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही है कि वो उनकी तूती बोलती है इंडस्ट्री में? वो जिसको चाहते हैं उसको उठाते हैं? देखिए, सलमान खान को मैं ठीक से नहीं जानती हूँ, मतलब एज़ अ एक्टर मैं जानती हूँ, फ़िल्म देखी है। उनकी एक फ़िल्म है दिल ने जिसे अपना कहा, रहमान जी का म्यूज़िक था, मैंने गाया है। लेकिन सलमान जी को मैं ठीक से नहीं जानती हूँ, उनका बारे में काफ़ी सारी चीज़ तो सुना ही पड़ता है। सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत लंबी बात हुई आपसे और चलते-चलते रिया चक्रवर्ती के भी बारे में कुछ बोल ही डालिए। मैं एक्चुअली रिया चक्रवर्ती ने एक फ़िल्म की थी, सोनाली केवल ने पता नहीं कुछ एक। हाँ। हाँ, मैं आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा, अरे वाह! शी इज़ गुड लुकिंग, कितना अच्छा एक्टिंग किया। अच्छा लगा था मुझे। फिर बाद हुँ, में पता चला, आई वाज़ रियली अपसेट। ऐसा कैसे कर सकते कोई? अगर किसी को तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारा तो फर्ज़ है उसको बचाना, उसको आगाह हुँ, करना। अब तुम्हारे बारे में ऐसा-ऐसा सुनाई पड़ रहा है। आई डोंट नो देखिए मैं तो प्रैक्टिकली नहीं जानती हूँ क्या हुआ था, सब सुनी-सुनाई हुँ, बातें। लेकिन अगर ये बात सही है, तो बहुत हुँ। गलत है। अगर तुम किसी अगर को आप नहीं होती रिया की जगह अगर आप होती सुशांत के साथ, जैसा रिया कह रही हैं, तो आप छोड़ के चली आती? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कभी कुछ होने ही नहीं देती। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ, तो कोई भी दवाई हो, कुछ कुछ भी दवा हो, कुछ भी हो, मैं कभी जिसको प्यार करती हूँ, उसको कभी छोड़ ही नहीं सकती थी। ये मेरा उसूल है। अगर मेरे पास उसूल ही नहीं है, तो मैं आर्टिस्ट किस काम की? हुँ। तो रिया के बारे में जब आपको ये सुनने को मिला कि वो छोड़ के चली आई और इस तरह आपको लगा कि वो आर्टिस्ट नहीं है, कुछ और है और आगे जो चेहरा है उसके पीछे कई चेहरे हैं, हो सकता है, मेबी। मेबी। ठीक है, चलते-चलते लंबी बात हुई है, बीच में थोड़े डिस्टर्बेंस भी हुए, लेकिन लंबी बात हुई आपसे। चलते-चलते कोई एक आपका पसंदीदा नगमा जो लता का हो या आशा जी का हो या सुमन कल्याणपुर जी का हो, जिसका भी आप पसंद करते हो, 2-3 नगमे सुना दीजिए। एक लता का, एक आशा का और एक सुमन जी का। जी का। 嗯 हुँ। 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 嗯
अज होना ये बालमा, सावन बीता जाए, हाय सावन बीता जाए। क्या बात है। ये सुमन जी का है। हम्म, आओ हुजूर, आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। क्या बात है। चलिए, ठीक बहुत ठीक बहुत 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 शुक्रिया क्यूवाइब नेटवर्क से बात करने के लिए मधुश्री जी, और हम आपके और बेहतरीन नगमे सुनने के लिए लालायित हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपका कोई नया नगमा हम लोगों को सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।